बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी क्षेत्र में बसे एक छोटे से गांव राजपुर में बहुत ही गरीब पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। पति का नाम भोला और पत्नी का नाम मधु था। भोला के पास थोड़ी बहुत जमीन थी जिसमें वह सब्जियां बोता था और उन सब्जियों को बाजार में बेचकर जो भी पैसे मिलते थे उनसे भोला के परिवार का जीवन बहुत कठिनाइयों से व्यतीत हो रहा था। उसी गांव में बिलुआ भी रहता था जो हर समय भोला की कामयाबी से चिढ़ता रहता था। वो बिल्कुल निठल्ला और आलसी था। वो पूरा दिन अपने खेतों में काम न करके सोता रहता था जिससे उसकी फसल बहुत खराब होती थी। वहीं भोला अपने खेतों में पूरा दिन मेहनत करता था। शाम हो जाती है लेकिन बिलुआ अभी तक सो रहा था। भोला अपना सारा काम निपटाकर बिलुआ के पास आकर बोलता है, बिलुआ भाई, अरे ओ बिलुआ भाई, पूरा दिन सोते ही रहोगे या फिर काम भी करोगे? शाम हो चुकी है और तुम अभी तक सो रहे हो। बिलुआ पर भोला की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता और वह खर्राटे मारता हुआ सोए ही जा रहा था। अरे भाई, लगता है तुम नहीं सुधरने वाले। चलो ठीक है, मैं तो चलता हूँ, तुम आ जाना अपना काम निपटाकर। ये कहकर भोला वहाँ से अपनी सब्जियों की टोकरी लेकर घर को आने लगता है। घर आकर भोला अपनी पत्नी से बोलता है, भाग्यवान, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है। तुम जल्दी से खाना लगा दो, कल सुबह जल्दी ही मुझे बाजार में सब्जियां बेचने जाना है। ठीक है जी, पहले आप खाना खा लो, फिर मैं और बच्चे खा लेंगे। फिर मधु भोला को खाना परोस देती है। और फिर सभी लोग खाना खा के सो जाते हैं। सुबह होते ही भोला अपनी पत्नी से बोलता है, मधु, मैं जल्दी से बाजार जाकर ये सारी सब्जियां बेच आता हूँ। फिर बाजार से आकर मुझे खेत का काम भी निपटाना है। ठीक है, आप चले जाइए लेकिन समय से घर आ जाना। फिर भोला सब्जियों की टोकरी लेकर बाजार की ओर चल देता है। उसी बाजार में बिलुआ भी अपनी सब्जियां बेचता था, लेकिन उससे कोई भी सब्जियां खरीदना पसंद नहीं करता था क्योंकि वह खराब सब्जियां बाजार में लोगों को उच्च दामों में बेचता था। वहीं भोला से सभी लोग सब्जियां खरीदते थे क्योंकि भोला ताज़ा सब्जियां सही दामों में लोगों को बेचता था। भोला की यही आदत लोगों को बहुत अच्छी लगती थी जिससे उसके पास भीड़ लगी रहती थी। वहीं बिलुआ के पास कोई इक्का दुक्का ही ग्राहक जाता था जिसके कारण बिलुआ भोला से बहुत चिढ़ता था। उससे भोला की यह उन्नति नहीं देखी जा रही थी। मन ही मन बिलुआ भोला का धंधा चौपट करने के बारे में सोचता रहता था कि किस प्रकार इस भोला का धंधा पट करूं जिससे लोग इससे सब्जियां न खरीद के मुझसे सब्जियां खरीदें। थोड़ी ही देर में भोला की सारी सब्जियां बिक जाती है। भोला बहुत खुश था। फिर वह अपनी खाली टोकरी लेकर घर आ जाता है। भाग्यवान, आज का दिन तो बहुत अच्छा गया। बाजार में जाते ही सारी सब्जियां बिक गईं। कल से कुछ ज्यादा सब्जियां बाजार लेकर जाऊंगा। फिर तभी उसके दोनों बच्चे वहां पर आ जाते हैं और फिर उसका बड़ा बेटा श्याम बोलता है, पिताजी, हमें पढ़ने के लिए नई किताबें चाहिए। हमारे पास एक भी किताबें नहीं हैं। अपने बेटे श्याम की यह बात सुनकर भोला सोच में पड़ जाता है और फिर बोलता है, बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए किताबें जरूर लेकर आऊंगा। फिर तुम अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे अंक प्राप्त करके दिखाना। पिताजी, आप बहुत अच्छे हो। आप देखना, हम इस बार क्लास में अव्वल अंकों से पास होकर दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, अभी तुम जाकर अपने दोस्तों की किताबों से ही पढ़ाई कर लो। कुछ दिन बाद तुम्हारे पिताजी तुम्हें नई किताब लाकर दे देंगे, फिर तुम उनसे ही पढ़ाई कर लेना। ठीक है माँ, अभी हम अपने दोस्तों की किताबों से ही पढ़ लेते हैं। ये कहकर दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। भाग्यवान, देखो ना, हमारे दोनों बच्चे कितने समझदार हैं और किसी चीज के लिए जिद भी नहीं करते। हाँ, और एक बार समझाने पर समझ भी जाते हैं। मैं तो कहती हूँ भगवान सभी को ऐसे बच्चे दे। ठीक है भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ, खेत पर बहुत काम करना है।
भोला खेत पर जाकर देखता है, उसकी पूरी फसल हरियाली से चमक रही थी। भोला मन ही मन बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ बिलुआ की फसल बिल्कुल खत्म ही हो गई थी और बिलुआ अभी भी अपने घर आराम से खर्राटे मारते हुए सो रहा होता है। जी उठिए, आप अभी तक सो रहे हैं। बिलुआ अपनी पत्नी कुंती की तेज आवाज सुनकर उठ जाता है। क्या हुआ भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? एक तो दिन भर काम नहीं करते और ऊपर से पूरा दिन आराम करते रहते हो। खेत पर जाकर देखो, उस भोला का खेत सोने से लहरा रहा है और तुम्हारा खेत बिल्कुल पट्ट हो चुका है। मुझे लगता है वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब भोला तुमसे ज्यादा अमीर हो जाएगा और तुम सड़क पर आ जाओगे। नहीं भाग्यवान, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे रहते ये भोला कभी भी अमीर नहीं हो सकता। मैं इसकी फसल बर्बाद कर दूंगा, लेकिन इसे कभी अमीर नहीं होने दूंगा, क्योंकि इसी की वजह से कोई भी लोग मुझसे सब्जियां नहीं खरीदता। शाम हो जाती है और भोला अपने खेतों पर से आने लगता है। भोला आज अपनी हरी भरी फसल देखकर बहुत खुश था। घर आकर भोला खुशी से अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। पूरा खेत हरा भरा खड़ा है। मुझे लगता है इस बार हमारा ठंड का मौसम अच्छे से बीत जाएगा। कल सुबह मैं जल्दी जाकर खेत से सारी सब्जियां काट कर लाऊंगा और उन्हें बाजार में बेच दूंगा, जिससे हमें थोड़ी अच्छी रकम मिल जाएगी। ठीक है, अभी आप जल्दी से खाना खा लीजिए। मैंने आपकी फेवरेट सब्जी रोटी और कुछ पकौड़ियाँ भी बनाई हैं। फिर मधु भोला को खाना परोसती है। अरे भाग्यवान, ये पकौड़ियाँ तुमने बनाई हैं क्या? हाँ, क्यों, क्या हुआ, आपको अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं भाग्यवान, पकौड़ी तो बहुत अच्छी और स्वादिष्ट बनी है। जी कर रहा है खाते ही रहूं। अगर आपको अच्छी लग रही है तो और ले लो, मैंने और भी पकौड़ियाँ बनाई हैं। नहीं भाग्यवान, बस यही काफी है। बाकी सुबह खेत को जाते समय खा लूंगा। फिर सभी खाना खाकर सो जाते हैं। फिर अचानक से सुबह के 4 बजे आसमान में बहुत तेज बिजली कड़कने लगती है और थोड़ी ही देर में बहुत तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। बिजली की कड़कड़ाहट सुनकर भोला की आंख खुल जाती है। फिर वह अपनी पत्नी को उठाता है। ऐ जी, क्या हुआ? आप इतनी रात को क्यों उठ गए? अरे भाग्यवान, देखो तो ये अचानक से इतनी तेज बारिश कहाँ से आ पड़ी। अगर ये इसी तरह 2-4 घंटे और पड़ती रही तो मेरी तो पूरी मेहनत पर ही पानी फिर जाएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ए जी, तुम चिंता मत करो, बस भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी फसल बच जाए। बारिश की रफ्तार और बढ़ती ही जा रही थी। आसमान में जोर जोर से बिजली कड़क रही थी और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत देर तक इसी तरह तेज हवाओं और बिजली की कड़कड़ाहटों के साथ बारिश जोर जोर से बरसती रहती है। उधर बिलुआ बारिश को देखता हुआ बहुत खुश हो रहा था। अरे आप इंसान हो या पजामा, इधर बारिश से हमारी फसल बर्बाद हो चुकी होगी और आप हैं कि अपनी ही फसल बर्बाद होने पर खुश हो रहे हो। अरे भाग्यवान, मैं खुश इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने तो अपनी फसल में इतनी मेहनत भी नहीं की थी, जिससे हमारी फसल तो पहले ही बर्बाद थी। अब इस बारिश से क्या ही फर्क पड़ेगा। पर उस भोला ने तो अपनी फसल में जी जान एक कर रखी थी और उसकी फसल भी बहुत अच्छी हुई थी, मगर अब उसका हाल क्या हुआ होगा, जरा ये तो सोचो भाग्यवान। भगवान ने तो मेरा भोला से बदला ही पूरा कर दिया। जब सुबह बारिश रुक जाती है, भाग्यवान, मैं जल्दी से जाकर खेत देख आता हूँ कि फसल ठीक खड़ी है या नहीं। पर कुछ खाकर तो चले जाइए। नहीं भाग्यवान, मैं खेत से आकर ही कुछ खाऊंगा। ये कहकर भोला जल्दी से खेत की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वह अपने खेत पर पहुंचकर देखता है, उसके पूरे खेत में पानी ही पानी हो रहा था। उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। हे भगवान, ये किस जन्म का बदला लिया है तुमने मुझसे? हमारी सारी उम्मीद इस खेती पर ही टिकी थी, पर अब हमारा क्या होगा? भोला दुखी होता हुआ ये सब बोल ही रहा था। तभी आसमान में बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और बिजली के साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। भोला बेचारा दुखी मन से घर आ जाता है। भोला की उदासी देखकर उसकी पत्नी बोलती है, ए जी, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? भाग्यवान, उदास मैं नहीं बल्कि ऊपर वाला हमसे है। हमारी सारी उम्मीद इस फसल पर ही थी, पर भगवान ने वो भी हमसे छीन ली। अब लगता है हम ठंड में गरीबी से ही मर जाएंगे। ए जी, मेरे पास एक आइडिया है।
मैंने जो पकौड़ियाँ तुम्हें कल बनाकर खिलाई थी तुम्हें वो बहुत अच्छी लगी थी। हो सकता है तुम्हारी तरह और लोगों को भी मेरे हाथ की बनी पकौड़ियाँ बहुत पसंद आ जाएं। अरे हाँ भाग्यवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठंड में तो लोग पकौड़ियाँ बहुत शौक से खाएंगे, लेकिन भाग्यवान पकौड़ियाँ बनाने के लिए हम पैसे कहाँ से लाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ पैसे आवश्यकता के लिए बचा के रखे थे। अभी तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम कल बाजार से पकौड़ियों का सामान ले आना। सुबह हो जाती है और भोला बाजार से अपनी पत्नी को पकौड़ियाँ बनाने का सामान लाकर दे देता है और फिर उसकी पत्नी गर्मा गर्म पकौड़ी बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में सारी पकौड़ी बन जाती है। फिर मधु व पकौड़ी भोला को गांव में बेचने के लिए दे देती है। भोला पकौड़ियों की टोकरी सिर पर उठाकर गांव में बेचने के लिए निकल पड़ता है। पकौड़ियाँ ले लो, पकौड़ियाँ। राजपुर के भोला की गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। जो भी एक बार खाएगा वो खाता ही रह जाएगा, और जो नहीं खाएगा वो पछताएगा। तभी उससे एक औरत पकौड़ी लेने आती है। भैया, आपकी पकौड़ियों से तो बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, आप जल्दी से 100 रुपए की पकौड़ी कर दो। फिर भोला उस औरत को पकौड़ी देता है और उससे पैसे लेकर आगे की ओर चल पड़ता है। और इसी तरह भोला पूरे गांव में आवाज लगाता हुआ पकौड़ी बेचता है। थोड़ी ही देर में भोला की सारी पकौड़ियां बिक जाती हैं। फिर वह अपनी खाली टोकरी लेकर घर आ जाता है। एजी, क्या हुआ? हमारी बनी पकौड़ी किसी ने खरीदी या नहीं? भाग्यवान, किसी ने नहीं बल्कि सबने खरीदी है। गांव में जाते ही सारी पकौड़ियाँ बिक गई। कल से थोड़ी ज्यादा पकौड़ी लेकर जाऊंगा। क्या आप सच बोल रहे हो? क्या बकाई में सारी पकौड़ियाँ बिक गईं? अरे हाँ भाग्यवान, मैं सच ही बोल रहा हूँ। और ये देखो, कुछ पैसे मिले हैं आज की पकौड़ियों से। इन्हें संभाल के रख दो। ये पैसे बच्चों की किताबें और जरूरी आवश्यकता पूरी करने में काम आएंगे। बाहर खड़ा बिलुआ उन दोनों की सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। अच्छा बच्चू, फसल बर्बाद हुई तो ये नया कारोबार शुरू कर दिया, लेकिन तू कुछ भी कर ले, मैं तुझे कामयाब नहीं होने दूंगा। अब देख तू ये बिलुआ क्या करता है। ऐसा बोलकर बिलुआ वहां से चला जाता है। फिर मधु पकौड़ियाँ बनाने लगती है और पकौड़ियाँ बन जाने के बाद पकौड़ियों की टोकरी रसोई में रखकर दोनों सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर बिलुआ आता है। और पकौड़ियों में जहर डालकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह भोला फिर से रोज की तरह अपनी पकौड़ियों की टोकरी सिर पर उठाकर गांव की तरफ चल देता है। एक बार खाएगा वो खाता ही रहेगा। रास्ते में उसे बिलुआ का बेटा रोक लेता है। चाचा, आपकी पकौड़ियों में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप मुझे जल्दी से 50 रुपए की पकौड़ी दे दीजिए। फिर भोला उसे पकौड़ी दे देता है। जैसे ही वह पकौड़ी खाता है, थोड़ी देर बाद वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। बेटा क्या हुआ? तुम अचानक पकौड़ी खाते ही बेहोश कैसे हो गए? कहीं इन पकौड़ियों में ही तो कुछ गड़बड़ नहीं थी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तभी वहाँ पर बिलुआ भी आ जाता है और अपने बेटे को बेहोश देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी धड़कन रुक सी जाती है। उसकी चाल का पहला शिकार खुद उसका बेटा ही हो चुका था। वह अपने बेटे को इस हालत में देखकर बिलुआ जोर जोर से रोने लगता है। बिलुआ की आवाज सुनकर उसकी पत्नी कुंती और भोला की पत्नी मधु के साथ उसके दोनों बच्चे भी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे आप क्यों रो रहे हो? और ये हमारे बेटे को क्या हो गया? ये ऐसे क्यों पड़ा है? फिर बिलुआ रोता रोता बोलता है, भाग्यवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मेरे कारण ही मेरे बेटे की जान चली गई। मैंने लालच और हिंसा में आकर भोला के पकौड़ियों में जहर मिला दिया था, जिससे कोई भी इसकी पकौड़ियां खाता वह मर जाता, और फिर सभी गांव वाले मिलकर इसे गांव से निकाल देते। लेकिन भगवान ने मेरे इस गलत कर्म का फल मुझे ही दे दिया। आज मेरे लालच और हिंसा की वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। भोला भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ये नहीं करना चाहिए था। भाई, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो तुम्हें अपना भाई मानता था, मगर तुमने शायद मुझे अपना दुश्मन मान लिया था। आज तुम्हारी वजह से इस मासूम बच्चे की जान चली गई। बिलुआ को उसके कर्मों का फल मिल चुका था। भोला जहाँ पर एक टोकरी में पकौड़ी बेचता था, अब उसने खुद का एक बड़ा सा ठेला खरीद लिया था और अब वह उसमें पकौड़ी के साथ साथ समोसे भी बेचने लगा था। ठंड में भोला की बिक्री 20 गुना बढ़ चुकी थी।
अब उसे रोज की अच्छी खासी कमाई भी होने लगी थी। लोग भोला के समोसे और पकौड़ियाँ लेने के लिए उसके ठेले के पास भीड़ लगाए खड़े रहते थे। अब भोला का जीवन पहले से ज्यादा सुधर चुका था। फिर भोला और उसका परिवार खुशी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी कठिनाइयां आ जाएं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए और डटकर मुसीबत का सामना करना चाहिए, चाहे वो मुसीबत कितनी भी बड़ी हो। और कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। कर बुरा तो हो बुरा,